मैं जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बोला मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, कमरे में खींचा और रख के दो थप्पड़ लगा। जब मैं वहां पे तड़प रहा था तो आदमियों को अपने चेहरे पर देख रहा था। मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हर जगह सिर्फ खून खून होता था, इतना ब्लड लॉस हो जाता था और किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद शुरू हुआ सेल्फ हार्म का सिलसिला, अपने आप को स्लो पॉइजन, अपने आप को स्लोली मारने का एक नया सिलसिला। दो जून 2021 मेरे कमरे में रात के 1:45 पूरा सन्नाटा छा रखा है, पूरा अंधेरा है। हाथ में नाइफ है जो मेरे किचन से आया है। मेरे सामने मेरा डॉग बैठा हुआ है। पीछे काफ़ी धीरे धीरे कुर्बानी चल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मारूं या छोड़ दूं, काटूं या जी लूं। ब्लैंक दिमाग है। 16 साल का एक बच्चा बैठा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अगली सुबह अपने आप को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता। मेरा नाम प्रणव बॉक्सर ग्रोवर है। मैं एक पेट्रियार्कल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पठानकोट जैसे एक छोटे शहर से आते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हम लोगों को सब वो प्रिविलेजेस दी जाती हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चे को दी जाती थी। दिल्ली के जाने माने स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। एक बार अगर पापा को कुछ बोला तो बेटर से बेस्ट लेके आने का मेरे पापा का सलीका था। बट उसके बावजूद भी 2 जून की वो रात इतनी दर्दनाक क्यों बनी मेरे लिए? आप में से काफी लोग इस चीज के बारे में सोच रहे होंगे। मेरे पहनावे से तो आप लोगों को लग रहा होगा जब मैं स्टार्टिंग में आया था कि मैं एक लड़की हूं, बट मैं नहीं हूं। मैं जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बोला मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। घर का पहला बड़ा बेटा। तो काफी काफी खुशियां थी मेरे घर में। बट उस बेटे को भी अगर अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इतना मजबूर कर दिया गया उस सोसाइटी ने, उस वेल प्रिविलेज्ड फैमिली ने, तो क्या वो प्रिविलेजेस अब भी मायने रखते हैं? मैं आज डायस्थीमिया नाम की एक बीमारी, जो एक लॉन्गर टाइप ऑफ डिप्रेशन है, उससे जूझ रहा हूँ। मुझे सेकंड सेकंड में, टाइम टाइम पर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं और वो पैनिक अटैक्स इतने दर्दनाक होते हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। मेरे पेट में नॉट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। मेरे पेट में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। मुझे होता है कि बस मैं किसी तरह मुंह के बल लेट जाऊं, क्योंकि वो इतने दर्द देते हैं। बट लोगों के सामने मुझे प्रिटेंड करना होता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया गया है कि मेंटल हेल्थ, मेंटल हो क्या, तभी तो मेंटल हेल्थ खराब होती है। यही यही था डेफिनेशन मेरे लिए व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, कि मेंटल हेल्थ मतलब पागलपन, मतलब दिमाग के डॉक्टर की जरूरत। और यहीं पे ही सब कुछ खराब हो गया। बड़े होते तक हम लोग, सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में या अपने घरों में सिर्फ यही सुनते कि चोट लग गई तो इस पे बाम लगा लो तो ठीक हो जाओगे। बट वो चोट जो आपके जहन में लगी है सीधा, या वो चोट जो आपके दिमाग पे ऐसी एक परछाई छोड़ गई, उस पे कौन सी बाम लगाओगे कि वो चीज आप भूल जाओ? समझ नहीं आता था कि घर शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करूं, घर में करूं या बाहर करूं, किसको अपना घर बनाऊं, किसको अपना घर बुलाऊं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझने का कभी ट्राई ही नहीं किया। जब मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में मेरे पापा को पता चला तो एक सेकंड में हाथ पकड़कर मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। बोला कि हमारा बच्चा गूगल पे ये सर्च कर रहा था, ये पागल है, इसको देखो। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ आपका बच्चा कितना पागल है। डॉक्टर ने 15 मिनट में से सवाल जवाब किए और बोला कि बेटा चलो आप बाहर जाओ। मेरे पेरेंट्स को कमरे में बुलाया और बोला कि हाँ, आपका बेटा तो सच्ची में ही गया है। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तुम डॉक्टर खराब हो। अब डॉक्टर की तो ईगो पे लग गई कि मैं कैसे खराब हो सकता हूँ। तो चलो इस पागलपन को, इसके इलाज के लिए इस बच्चे को दवाइयां दे देते हैं।
दवाइयाँ कैसी? जो मुझे स्ट्रेट बना दे। अब आप खुद ही बताइए, वो चीज़ जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, क्या वो ठीक हो सकती है? मेरे को तो नहीं लगता। बट मैंने सोचा कि नहीं, अपने पेरेंट्स की शान बढ़ानी है तो चलो स्ट्रेट बन जाते हैं, दवाई खा लेंगे। ये था दूसरा हिंट, अपनी मेंटल हेल्थ खुद खराब करने के लिए। 2 दिन दवाइयाँ खाई। अब वो चीज़ जो ठीक नहीं हो सकती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आएँगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स आए। मैं बहुत ही हाइपर एंग्ज़ियस होना स्टार्ट हो गया। मैं हर छोटी चीज़ पे रोना शुरू कर दिया और मेरी मम्मी को ये चीज़ लगी कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आ क्यों रहे हैं? कि कल तो ये बच्चा नॉर्मल था, आज इसमें इफ़ेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं? तब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि अब मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट्स आया। अब मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हुई है। मैं पहले एकदम ठीक था। अब जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो अनबन आती है। अब अनबन अगर आप मैच्योर तरीकों से बात करके सुलझाओ, तो अच्छा होता है। बट मेरे घर में वो अनबन डोमेस्टिक वायलेंस में कब बदल गई, मुझे पता नहीं चला। डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, दोनों के साथ हुआ। एक बात की बात है, हम सब लोग घर में थे, तो मैं अपने आप को पढ़ाने के लिए ना खुद को पढ़ाता था। टीचर बन के बोर्ड पे लिखता था और मैं खुद को समझाता था कि साइंस ऐसे पढ़ी जाती है। उस रात मेरे पापा काफ़ी लेट आए थे। तब ताज़ा-ताज़ा ही मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में मेरे घर में पता चला था। तो 11:30 हो गए और समझ नहीं आया कि पापा अभी तक आए क्यों नहीं? बेल बजी 11:30 बजे। मैं दरवाज़े पे गया और मैंने अपने पापा को देखा और आँखें पूरी लाल। समझ नहीं आया मुझे। मैं 10th क्लास में था, 2018 की बात है ये। पापा अंदर आए, सीधा अपने कमरे में चले गए और बहुत तेज़ एक बॉटल टूटने की आवाज़ आई। तो मैं भाग के गया, तो मम्मा का सारा सामान ज़मीन पे गिरा हुआ था। समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या एकदम से। 10 सेकंड लगे इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कि मेरे पापा ड्रंक थे। अपने इमोशंस को, अपने बच्चे के सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ड्रिंक करके आए थे और मेरे पापा ने कभी ड्रिंक करी नहीं। मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, कमरे में खींचा और रख के 2 थप्पड़ लगाए। समझ में तब भी नहीं आया कि मैं कहाँ गलत था। और इसी बीच में जब मेरी मम्मी आई, बीच में वो लड़ाई रोकने के लिए, तो वो सारा डोमेस्टिक वायलेंस मेरी मम्मी पे शिफ्ट हो गया। मेरी मम्मा ने उस दिन बहुत मार खाई, मेरी वजह से, क्योंकि मैं गे था। वो सीन ऐसा था कि मेरे दादा-दादी अपने कमरे से भागते हुए आए। मेरे दादा ने मेरे पापा को रोकने की बहुत कोशिश करी, बट एक इंसान जो नशे में होता है, वो अपना आपा खो देता है। मेरी दादी बीच में आई, वो रोईं, वो चिल्लाईं कि रुक जा, बट मेरे पापा नहीं रुके। मेरे पापा ने अलमारियाँ खोली, मेरी मम्मी के सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए। मेरे और मेरे भाई के लिए वो विज़न, शायद हमारे लिए डिफ़िकल्ट है वो चीज़ एक्सप्रेस करना, कि एक घर जहाँ पे सब लोग इतने खुशी से रहते थे, वहाँ पे एक ही टाइम पे लॉयर्स भी हैं, पुलिस भी है, ज़मीन पर खून भी है, काँच भी है, लोग आपस में हग करके खड़े भी हुए हैं। बस समझ तब भी नहीं आया कि ये क्या हुआ। तब भी नहीं समझ आया कि वो जो मेरी चेस्ट में एकदम से घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं है। वो जब कोई भी मेरे पर चिल्लाता है और मेरे एकदम से रोना निकल जाता है, वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। वो जब कोई मुझे उन शब्दों से पुकारता है, जिन शब्दों से मुझे समाज पुकारता है और जब एकदम से पेट में गुड़गुड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। उन चीज़ों का कुछ नाम है। वो नाम जिसको लोग पागलपन कहते हैं इस समाज में, वो पागलपन नहीं है, वो बीमारी है। वो बीमारी जो ठीक कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं। शायद उस टाइम अगर मेरे पेरेंट्स थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव हो जाते या अपनी ईगो साइड में रख के, स्टीरियोटाइप साइड में रख कर अगर एक्चुअली में एक डॉक्टर को कंसल्ट करते, तो शायद 2 जून की वो रात मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। और वो सिर्फ़ 2 जून की रात नहीं थी। उसके बाद शुरू हुआ सेल्फ हार्म का सिलसिला। अपने आप को स्लो पॉइज़न, अपने आप को स्लोली मारने का एक नया सिलसिला। कि मार नहीं पाया, बट दर्द तो महसूस कर सकता हूँ ना। आप मेंटली अपने आप को इतना पेन दे रहे हो, उस चीज़ को मैं कैसे हटाऊँ? फिज़िकली अपने आप को पेन देकर। तो पूरे शरीर के ऊपर इतने मार्क्स लाने स्टार्ट कर दिए
कि रोज सुबह अपने बेड के नीचे बेहोश मिला करता था। हर जगह सिर्फ खून खून होता था, इतना ब्लड लॉस हो जाता था और किसी को पता ही नहीं है। सुबह 5:30 बजे नींद खुल रही है क्योंकि 6:30 बजे ऑफिस जाना है। 5:30 बजे नींद खुल रही है और मैं जमीन पर हूं और आसपास कितना खून है। जब जिंदगी में ये सब चल ही रहा था तो भगवान ने बोला कि नहीं, बस इतना ही नहीं, अभी और कर्म काटने जरूरी हैं। तब आया जिंदगी का एक नया मोड़। 2021 नवंबर दोपहर के 1:30 बजे मुझे एक कॉल आया कि प्रणव, तिलक नगर के एक इलाके में एक छोटा सा पपी है जो काफी देर से रो रहा है, करहा रहा है, एक बार आके देख लोगे? मेरे घर से बहुत ही नजदीक था तो मैंने कहा हाँ, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैं वहां पहुंचा और एक बच्चा था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। तो मैंने इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल किया। उस बच्चे के पैर पे काफी चोटें लगी हुई थी, तो उस बच्चे को तो मैंने डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। पर जिस आदमी का मुझे कॉल आया था उसने मुझे बोला कि बाहर बहुत धूप हो रही है, एम्बुलेंस में आने में टाइम लगेगा, आप, मेरा घर साइड में ही है, आप आ जाइए, आप वेट कर लीजिए, जैसे ही एम्बुलेंस आएगी हम वापस नीचे आ जाएंगे क्योंकि बहुत धूप हो रही है। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं आना। नहीं नहीं, मैंने रसना बनाया, आप आ जाइए, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आई नो आपका फुल डे अभी पेंडिंग है, बहुत रेस्क्यूज करने होंगे, आप आ जाइए। उसके काफी इंसिस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि 5 मिनट दिखा रहा है लोकेशन पे, मैं चले जाता हूँ ताकि ये भी मेरे पीछे ना पड़े, मैं 5 मिनट में नीचे आ जाऊंगा। वहां से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे ही उनका घर था और मैं चला गया। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहां पर ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो पानी तो लेकर आए पर साथ में उनके कपड़े भी बदल गए। कहाँ एक इंसान टी शर्ट और जीन्स से वापस अपने टॉवल में पहुंच गया और एकदम से वो टॉवल खुल गया और मैं वहां से उठ गया और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तो जो दूसरा इंसान बैठा था उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली, वहां जहां कट्स थे। तो एकदम से बहुत दर्द हुआ और मैं चिल्लाया और वो वापस मेरे को सोफे पे घसीट के ले आए। और बाय दिस टाइम उन दोनों के पूरे कपड़े हट चुके थे। उन्होंने बहुत ही हड़बड़ाहट में मेरे कपड़े भी उतारने की कोशिश करी और किसी हद तक उतार भी लिए। जब मैं वहां पे तड़प रहा था तो आदमियों को अपने चेहरे पर देख रहा था, मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने बहुत तेज चिल्लाना शुरू किया, वो नहीं रुके। शायद वो सोच के आए थे कि आज इसकी जिंदगी खत्म करनी है। जिस मोड़ पे हर चीज ने मेरी जिंदगी खत्म करने का ट्राई किया, उस लिस्ट में इन दोनों का नाम भी जुड़ गया। मैंने बहुत तेज जब चिल्लाना स्टार्ट किया तो जो दूसरा इंसान था उसने अपने दोस्त को बोला कि नहीं नहीं, ये तो लड़का है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको छोड़ देते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। मेरे कपड़े उठाए और 3rd फ्लोर से मेरे कपड़े फेंक दिए। मैं बिना कपड़ों के किसी तरह नीचे भाग के गया, अपना फोन अपना बैग उठा के। मैंने कपड़े पहने, एम्बुलेंस 15 मिनट से वेट कर रही थी, उस डॉग को एम्बुलेंस में बिठाया, ई रिक्शा किया और अपनी मम्मी के घर चला गया उसी स्माइल के साथ कि मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। 2 साल बाद जब मैं घर छोड़ रहा था मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे साथ ये हुआ था। मुझे पता था कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा क्योंकि मेरा पहनावा जो ऐसा है। मुझे पता था कि अगर मैं पुलिस के पास जाता तो वो भी मुझे ही ब्लेम करते, ये बोल के कि आप अपना पहनावा तो देखिए। और 2021 में उस दिन को मैंने एक जीन्स, एक टी शर्ट और मेरे बॉय कट बालों के साथ में गया था, जहाँ पे मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी खासी बियर्ड और मुस्टैच भी थी। तब एक चीज अपने आप को समझाई कि प्रणव, अगर हुई है ये चीज तो ये तेरे पहनावे की वजह से नहीं हुई है, तेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हुई है। क्योंकि उनको दिख गया कि ये, इसको तो हम आराम से वो कर लेंगे। पहनावा कुछ भी हो, आप कोई भी कपड़े का टुकड़ा अपने बदन पे रखें,
वो चीज़ होनी थी उस दिन क्योंकि वो लिखी थी और वो हुई। हमारे देश के लॉज़ इतने अच्छे हैं कि मैं जा ही नहीं पाया पुलिस के पास बताने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है। पर उस दिन एक चीज़ अपने आप को समझाई कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, अपने लिए स्टैंड लेना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी पास आए, इस चीज़ को प्रोसेस करो और आगे बढ़ो एंड मेक श्योर कि ये चीज़ दोबारा आपके साथ कोई ना कर पाए। अपना बॉडी लैंग्वेज थोड़ा-सा अपना पोस्चर ऊँचा करो। कॉन्फिडेंटली चलो, आँख से आँख मिलाकर चलो। जब आँख से आँख मिलाओगे ना, तो आँखें अपने आप झुक जाती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। जब आँखें नीची करके चलोगे, तो किसी और की आँखें आप पे ज़रूर आएँगी, जो कि आईं। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं अगर मेट्रो में भी जाता हूँ अपने किसी भी पहनावे में, तो वो आँख से आँख चलती है। तो एक इंसान ना परिवार से, ना प्यार से, ना समाज से, ना काम से, ना पैसे से, हर जगह से धुतकार दिया जाता है तो वो कहाँ जाए? वो चाहता है अपनी सफरिंग एंड करना। और जब इतना कुछ करने के बावजूद भी वो सफरिंग एंड नहीं होती है, तब वो 2 जून की रात वापस आती है। इस बार 4 मार्च 2023 को। मेरा नया कमरा है, आस-पास टेडी बियर्स पड़े हैं, सामने शीशा रखा हुआ है, हाथ में कटर है, आँखों से कंटिन्यूअसली आँसू बह रहे हैं, अपनी शक्ल पे वो गिल्ट दिख रहा है। शीशे में समझ नहीं आ रहा कि शीशे के साथ लगी हुई अपने घरवालों की तस्वीर देखूँ या अपने हाथ पे वो निशान देखूँ। फिर अपने आप को छोड़ दिया कि नहीं, ज़िंदगी को एक और मौका देते हैं। वो मौका अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी को नहीं देता, तो शायद आप में से कोई भी ये टॉक नहीं सुन रहा होता। मैंने सोचा कि नहीं, बहुत जी लिया अपने परिवार के लिए, बहुत जी लिया समाज के लिए, एक बार अपने लिए जी के देखते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरुआत से शुरू किया फिर मैंने। मैं मेडिकेशन पे चला गया। उस मेडिकेशन को एक तरीके से ही खाया जाता है। उस मेडिकेशन को एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ खाया जाता है। वो मेडिकेशन थी डिप्रेशन की, क्योंकि मेरे को डिप्रेशन डायग्नोस हो चुका था। वो मेडिसिन थी आपके पैनिक अटैक्स को शांत करने की, आपको सुला देती थी वो। जब अपने आप को शीशे में देखा करता था तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आता था कि ये कट्स मुझे उन टाइम्स की याद दिलाते हैं जब मेरे साथ कोई नहीं था और आज मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। मेरे लिए मेरा पहनावा, मेरे बाल, मेरा कॉन्फिडेंस सब काफ़ी है। वो आँख से आँख मिलाने का वो ज़रिया काफ़ी है। और जब आप ये चीज़ समझ लोगे कि इस दुनिया में कपड़े, फैमिली, प्यार, पैसा, नौकरी, ये सब मटेरियलिस्टिक है। ये सब कुछ आपके एंड मोमेंट्स तक आपके साथ नहीं रहेगा। जो रहेगा वो आप खुद हो। आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे। इस दुनिया में हर चीज़ का एक टेम्परेरी ड्यूरेशन होता है। वो ड्यूरेशन आपके लिए कई बार लेसन भी बन सकता है। अब वो आप पॉजिटिव वे में लो या आप नेगेटिव वे में लो, वो अलग है। तो जब मैंने अपने आप को इस तरीके से एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं प्रणव, इस बार अपने लिए, तो लोग अपने आप साथ जुड़ने लग गए। तो एक नया कॉन्फिडेंस आया जिंदगी में। तो जब वो नया कॉन्फिडेंस आया ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी। पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। तो मुझे लगा कि ये दर्द आया नहीं इस बार। क्या आया तो मुझे पता क्यों नहीं चला? तो उस चीज का एक अलग गिल्ट हो गया कि मैं ठीक कैसे हो रहा हूं। मेरी तो जिंदगी में लिखा था सिर्फ दर्द, बट अब तो मुझे खुशी भी मिल रही है उन चीजों से जो कहीं ना कहीं मेरे लिए दर्द लेके आती थी। आज जब मैं उस टाइम को वापस मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि कितना फुलिश था मैं कि अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए जाया करने चला था जिन्होंने वापस मुड़ के भी नहीं देखा मुझे। आज लगता है कि अगर उन 2 या 3 रातों को अपनी ज़िंदगी सच में ख़त्म कर ली होती, तो क्या आज खड़ा हो पाता यहाँ पे इतनी सुंदर साड़ी में? कई बार देख के लगता है कि काश मुझे अपने परिवार का वो प्यार जो एक बच्चे को चाहिए था मिल पाता। वैसा प्यार जैसा मेरे भाई को भी मिला है, काश मिल पाता। बट नहीं, वो सब प्यार दोबारा आपके पास आएगा। इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ लाइफ। द लव यू गिव comes back to you in another form. You might not recognize it, but it does come back.
एंड इट केम। मुझे वो प्यार अपने आप से मिला और यही मेरी जिंदगी का अंत नहीं हुआ है। जिंदगी कई नई मोड़ लेके मेरा इंतजार कर रही है। बस इस बार हारना नहीं है। और जाते जाते मैं आप सबको यही समझाना चाहूंगा कि कभी कभी अगर लगे कि अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है तो अपने बारे में नहीं, अपने आसपास के लोगों के बारे में जरूर सोचिए। वो जो सिर्फ आपकी वजह से जी रहे हैं, वो जिनकी दिन, जिनकी रात आपसे शुरू होके आप पे ही खत्म होती है। कई बार वो आप खुद भी हो सकते हो। तो अपने आप को शीशे में देखिए, एक नेचुरल स्माइल दीजिए, अपने आप को अपनाइए कि मेरे पास भी उतना हक है कि मैं भी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। जिस दिन आपने ये समझ लिया that you also deserve to be loved, that's where your new life will start. And that's where you will emerge as a superstar.